हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अपना तैयारी बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम फिर लेकर के आए हैं 2022 का सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग। चलिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका तैयारी क्वेश्चन बैंक से हो रहा है तो मान लीजिए कि आपका तैयारी जो है 45% हो चुका है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो क्या करती है कि पिछले ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्या करती है, वो अगले ईयर पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि बिहार बोर्ड जो है वह किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, 2022 का फर्स्ट सिटिंग जो पूछा गया, जितने भी सवाल है सोशल साइंस का, हम लोग आज उसका प्रश्न करते हैं। अब जितने भी आपको पता होगा, अगर किसी प्रश्न का उत्तर तो आप हमको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, भेजिएगा। चलिए फटाफट करके हम क्या करते हैं, इसका आंसर आपको बताते जाते हैं। और हाँ, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं और आप सोचिएगा कि हमें एक बार में पढ़ करके याद होना चाहिए, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिएगा एक वीडियो देख करके हमें याद हो जाएगा, चाहे एक बार पढ़ने के बाद किसी आंसर को हम याद कर ले, तो ये होने वाला नहीं है। जब तक हम रिवीजन नहीं करते हैं करेंगे तो हम उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम याद कर सकते हैं। चलिए, सबसे नंबर पहला प्रश्न लिखा गया है, क्या अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो बता दें। अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। चलिए, अगला प्रश्न लिखा गया है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा समाचार पत्र जो है ना, वो किस भाषा से संबंधित था? तो मराठी नहीं था, मराठी ये गलत हो जाएगा, बंगाला भी गलत हो जाएगा, हिंदी भी गलत हो जाएगा। आपका जब भी होगा तो अंग्रेजी होगा। कब क्या होगा? अंग्रेजी। यानी इसका जो उत्तर है वह अंग्रेजी होगा। क्या होगा? अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र जो किस भाषा में संबंधित था? तो बता दें वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न बोला गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो बता दें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, वो जो 10वें गुरु थे उनका जन्म पटना में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो यानी 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? जो जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ था। बोला गया है चौथा नंबर प्रश्न कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी अलग हुआ? यानी बिहार जो है वह बंगाल से कब अलग हुआ? तो बता दें कि 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली कौन थे? तो वो वास्को डी गामा थे। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट पर पहुंचे थे। चलिए, छठा नंबर प्रश्न बोला गया है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण होता है वह होता है 1975 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1975 ईस्वी में होता है। सातवां नंबर प्रश्न लिखा गया है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? यानी नेहरू जी के द्वारा 1929 ईस्वी में किस नदी के किनारे झंडा फहराया गया था? तो आपको बता दें रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे क्या किए थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो तिरंगा फहराए थे। चलिए, आठवां नंबर प्रश्न लिखा गया है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा था। क्या नाम था? मास्टर दा था। क्या था? मास्टर दा था। क्रांतिकारी सूर्य सेना का नाम क्या था? तो मास्टर दा था। क्या था? मास्टर दा था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या लिखा गया है? अगला प्रश्न लिखा गया है 9वां नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग है सबसे लंबा कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया है। कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है तो कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया है। कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? यानी उपभोक्ता हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी पेट्रोल रसायन कभी नहीं, लौ इस्पात कभी नहीं, चीनी उद्योग, हाँ चीनी उद्योग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर होगा। चलिए, 11वां प्रश्न लिखा गया है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको बता दें कि ये गुजरात में है। चलिए, अगला प्रश्न लिखा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। चलिए, 13वां प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल पूछा गया है। खरीफ फसल तो बता दें कि कपास जो है आपका खरीफ फसल है। क्या है? कपास क्या हो जाएगा आपका? खरीफ फसल हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न लिखा गया है कि बांध है ना, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था रे बाबू? तो बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि बांध का आधुनिक मंदिर कहा था, भारत का आधुनिक मंदिर। बांध को क्या कहा था? भारत का आधुनिक मंदिर किसे कहा था? तो बांध को कहा गया था
यानी ये बात किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। यहाँ पे पंडित श्री नेहरू लिखा गया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा? जब भी मिलेगा तो राजस्थान में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है वो उत्तरी पूर्वी रेलवे है। चलिए 17 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण कौन है? लोकतंत्र का प्राण किसे कह सकते हैं? तो राजनीतिक दल को कह सकते हैं। यानी 17 का जो है सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 18वां प्रश्न लिखा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछ रहा है तो 1925 ईस्वी में होगा। चलिए 19वां प्रश्न लिखा गया कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? यानी जनता के द्वारा शासन है, ये बात किसने कहा था? तो किसने कहा था रे बाबू? तो आपको बता दे, यह बात जो है ना, यह बात तो यह बात किसने कहा? किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो यह बात जो कहा था वह अब्राहम लिंकन कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन कहा था। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली है। कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। 21वां प्रश्न लिखा गया कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है ना। लोकतंत्र की, यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए लोकतंत्र की सफलता की चुनौती जो है, देखिए अशिक्षा भी हो सकता है, अशिक्षा है ना, जातिवाद यानी अफसरशाही भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है 23 नंबर प्रश्न लिखा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। उसमें भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसी समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। 24 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है मकानों का निर्माण हमें सागर तट से दूर करना चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन दिया गया सबसे पहले नंबर, सागर तट के निकट होगा, या सागर तट से दूर होगा, या मैंग्रोव वन में होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सागर तट के दूर से होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला गया समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? गुण क्या है? तो गुण आपका जो हो जाएगा वो सामाजिक कल्याण करना, लोगों को सेवा देना है ना, तो वही सभी को लेकर के चलना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न लिखा गया कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? यानी कि विकसित देशों में आय के लिए, आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो बता दें आर्थिक विकास के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। यानी आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास जो है इस पद का प्रयोग किया जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा जो है चेक हो जाएगा, नहीं। बैंकिंग ड्राफ्ट कभी नहीं। डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड होगा। कौन होगा? डेबिट कार्ड होगा। चलिए यानी 27 का आंसर जो है वह सी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है 23 नंबर, बोला गया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में क्या लिखा गया है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो बता दें सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 29 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि छिपी बेरोजगारी जो है ऑप्शन कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30वां प्रश्न लिखा गया है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है वह क्या है? रूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूबल हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन बोलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसी कारण हम डायरेक्ट आंसर बताते जाते हैं। ठीक है। 31वां प्रश्न लिखा गया है कि शाखा का आधार क्या है? तो शाखा का आधार जो हो जाएगा वह आपका, देखिए शाखा का आधार पूछ रहा है, तो शाखा का आधार जो है वो विश्वास है। विश्वास करेगा तभी क्या करेगा? उसको कोई पैसा देगा। यानी ठीक है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। चलिए 32वां प्रश्न लिखा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? जब भी खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? उपभोक्ता खरीदेगा। तो यहाँ पे उपभोक्ता कौन है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा उपभोक्ता लिखा हुआ है, उपभोक्ता लिखा हुआ है। तो इसका 32 का सी हो जाएगा। 33वां प्रश्न लिखा गया कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी किया गया था। 53 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था वायु परिवहन को।
राष्ट्रीयकरण यानी वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए 34वां प्रश्न लिखा गया है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? तो सबसे पहले के लोग कहाँ से जाते थे? जल से जाते थे? तो नहीं। जल से जाते थे? तो जल से ही जाते थे, ठीक ना। रेलवे से जाते थे? नहीं। हवाई से? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जब भी होगा तो क्या होगा इसका आंसर? हमारे प्राचीनतम जो लोग थे पहले जितने भी, अब जैसे वास्को डी गामा पहले आए हैं, जब भारत आए तो किस चीज़ से आए थे? तो वो नाव से आए थे, जल के रास्ता से, है कि नहीं? जल के रास्ता से आए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का, वो विश्व का प्राचीनतम परिवहन क्या है? तो जल परिवहन है। क्या हो जाएगा? जल परिवहन हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न लिखा गया है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है ना। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ जो बंदरगाह जो है, मोरमुगाओ बोल रहा है ना, तो गोवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मोरमुगाओ, तो गोवा में। तो गोवा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 36वां प्रश्न लिखा गया है कि कंडाला विशेष, है ना, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कंडाला विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। 37वां प्रश्न लिखा गया है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहलगांव जो है वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर में स्थित है। चलिए 38वां प्रश्न लिखा गया है कि जलवेरिन संबंधित था, यानी जलवेरिन जो है वो जलवेरिन किससे संबंधित है? तो व्यापारियों से। किससे? जलवेरिन व्यापारियों से है। किससे है? व्यापारियों से है। चलिए 39वां प्रश्न लिखा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था? जर्मन राइन बोला कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 40वां प्रश्न लिखा कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ कब? वियना सम्मेलन हुआ कब, है ना, ये ना बोल रहा है। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में क्या हुआ? वियना सम्मेलन हुआ था। 41वां प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। यानी इनमें से ऑल टोटल है। पेट्रोलियम भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है ना, होगा ही होगा, है ना। कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा। 42वां प्रश्न लिखा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बता दें तारापुर में स्थित है। कहाँ है? तारापुर में है। 43वां प्रश्न लिखा गया कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण बोल रहा है, तो मणिकरण भूतापीय विद्युत जो ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? तो आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। चलिए 44वां प्रश्न लिख रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किस उद्योग के लिए? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। 45वां प्रश्न लिख रहा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो वर्कशॉप के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा वर्कशॉप हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया का सबसे पुराना क्या है? एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर से कौन प्रसिद्ध है बाबू? सिलिकॉन शहर बोल रहा है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। चलिए 47वां प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी जो है वह किस जिले में है? तो वह बांका जिले में। कौन सा जिले में है? बांका जिले में हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न लिखा है सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम जो है वह नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? तो मध्य युग में या प्राचीन युग में, आधुनिक युग में? तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। 49वां प्रश्न लिख रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि 49 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी क्या था? एक इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। सिर्फ योगदान पूछा, यहाँ नहीं पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण किनका पूर्ण योगदान रहा था। यहाँ पे पूछा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इनमें से सभी योगदान दिया था। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर देना पड़ेगा। 50वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो है 1 रुपये का जो नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक कभी नहीं करेगा। जब भी करेगा तो कौन करेगा? वित्त विभाग करेगा। कौन करेगा? वित्त विभाग जो है वह 1 रुपये का नोट जारी करता है। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा गया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया 52 नंबर, बोले निम्न में से कौन खाद्य मुद्रा का उदाहरण है? तो खाद्य मुद्रा का उदाहरण कौन हो सकता है? यानी खाने वाला मुद्रा, सॉरी बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा, सॉरी
शाक मुद्रा का उदाहरण है, तो शाक मुद्रा का जो उदाहरण हो जाएगा वो बैंक है ना, बैंक, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े हम, तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। कौन सा है? बैंक ड्राफ्ट है ना, बैंक ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितना थी? तो भारत की आबादी जो था वह 121 करोड़ था, 121 करोड़ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, यानी कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं, है ना? जब भी कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता चेक करेंगे तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो एग मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एग मार्क क्या करेंगे? वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, ये पहले ही बता चुके हैं, एग मार्क लगता है। चलिए अगला प्रश्न लिखा है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो है वह ब्रिटेन के था। कहाँ का था? ब्रिटेन के था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, लिख रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन किया था। किसने किया था? लेनिन किया था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन्हा है, नोम पेन्हा है। ऐसा नहीं, हनोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नोम पेन्हा होगा। क्या हो जाएगा? नोम पेन्हा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न लिखा गया है 60 नंबर, बोला कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो किस कानून के विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में सब शामिल हुआ था। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर क्या किए थे? महात्मा गांधी चंपारण आए थे। 62 नंबर प्रश्न लिखा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान क्या किया गया था? उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, इसलिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। चलिए 63 नंबर प्रश्न बोला गया है कि फ्लाइंग अस्टल का आविष्कार किसने किया था? तो बोला गया फ्लाइंग है ना, अस्टल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। अगला प्रश्न बोला गया है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। सुखाड़ के कारण है, तो सुखाड़ के कारण जल का अभाव हो जाएगा, है ना। 66 नंबर प्रश्न बोला है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय क्या है साधन? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन है। 67 नंबर प्रश्न लिख रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा, जल की अवधि है ना, वर्षा का अधिकतम है ना, नदी तल के मालों का निक्षेपण करना, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर इसमें। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। कैसी? आयताकार होना चाहिए। चलिए 69 नंबर प्रश्न बोला कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क के बारे में बोल रहे हैं ना, तो लौह अयस्क में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क लौह अयस्क जो है उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटका करता है। कौन? कर्नाटका क्या करता है? सबसे बड़ा लौह उत्पाद जो क्या करता है, मतलब सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल प्रसंस्करण का कार्य कर रहे हैं? तो देखिए इसमें हो जाएगा 18, लेकिन हम अगले बार वीडियो में दिखाए थे 23, तो इसमें क्या हो जाएगा? 18, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार मारना है। ठीक है। 72 और प्रश्न लिखा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो किस पर हो जाएगा? महानदी पर हो जाएगा, है ना। चलिए 53 प्रश्न लिखा गया कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो अश्वेत राष्ट्रपति जो थे आपको नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। 54 प्रश्न लिखा गया कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था, है कि नहीं। चलिए 75 प्रश्न लिखा गया कि समाज समता है ना, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? हम यहाँ पे पढ़ के दिखाते हैं। हाँ, समता पार्टी का विलय जो है किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड से हुआ था, है ना, जिसे हम जदयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जदयू कहते हैं। चलिए 56 प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम का आय का स्रोत कौन नहीं है? तो आयकर नहीं है। क्या है? आयकर नहीं है, बाकी सब क्या है? स्रोत है ना।
चलिए 77 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, अन्य व्यवस्थापिका सभा है। तो बता दें कि ये जो है आपका ग्राम, निम्न में से कौन है ना पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है, तो ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा क्या हो जाएगा आपका ऐसा, इसका आंसर 77 का ए हो जाएगा। 78वां प्रश्न लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कराता है, और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो ना कि संसद कराता है, जो वहाँ के प्रमुख होते हैं वही कराते हैं। और आगे है कि 79 नंबर प्रश्न लिखा है कि स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, तो बता दें किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में स्थित है। 80वां प्रश्न लिखा गया है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो किस में सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में, यानी ए बी दोनों में सुलझाए जाते हैं। चलिए आज तक हम इतने ही रखते हैं, और आगे क्या करेंगे आप लोगों को और बढ़िया से बताएंगे, समझाएंगे। और आप क्या कीजिएगा, अपना तैयारी बढ़िया से कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। और अगले बार हम क्या करते हैं कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो शॉर्ट नोट्स होता है आपको वीडियो में अप्लाई करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। उसके लिए आप लोगों को लाइव जुड़ना पड़ेगा और हम बढ़िया से समझाते हैं। चलिए, थैंक यू।